हेलो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है आशीष सिंह लेक्चर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से बैच के अंदर। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर सप्ताह खत्म हो रहा है, उसी तरीके से हमारा चैप्टर भी खत्म होने जा रहा है। और इस चैप्टर के थ्रू आपको पता लग गया होगा कि अगर हम बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी अगर समझ का लेवल इंक्रीज कर सकें, उसमें भी अगर कॉन्सेप्ट्स को और गहराई तक जाकर समझ सकें, तो फिर बोर्ड के साथ साथ हम उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं जो कि हमें अच्छा करियर बनाने के लिए देने पड़ेंगे, भले ही वो सीयूईटी का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो। तो इस बात की परीक्षा करने के लिए मैंने आपको हर एक लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स करवाए, हर एक कॉन्सेप्ट की बढ़िया डेरिवेशंस करवाई, एक एक चीज को बारीकी तक समझा के आपको डेरिवेशंस करवाई, तो आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ा। अब आज हम क्या करने वाले हैं, एक बार से सारे के सारे हथियारों को रिवाइज करने वाले हैं। और ये जो रिवीजन होगा ये भी एक बहुत खास तरीके से होगा। हम रिवीजन करेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू, मतलब ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे, हर एक सवाल के थ्रू हम लोग चीजों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। इस लेक्चर को मैंने अपलोड करवाया है रिकॉर्डेड फॉर्म में, और ये जानबूझ के किया है ताकि आप बच्चे हर न्यूमेरिकल को वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, खुद से आंसर निकालने की कोशिश करें और उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखें। तो इस लेक्चर की जो इंपॉर्टेंस है वो शायद सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट इस लेक्चर के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर को कितना अच्छे से तैयार किया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर की भी शुरुआत मैं करना चाहूंगा हमारे स्लोगन के साथ में, दैट इज हैशटैग जिद कर। अब ये जो स्लोगन है ये हर बार की तरह इस बार भी मैं बताना चाहूंगा कि आपको याद दिलाता है कि कितना भी उतार चढ़ाव आए हमारे मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते पर, हमें हार नहीं माननी। हमारे अंदर जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, ताकि हम किसी भी तरीके की बाधा को पार कर सके। ये याद दिलाता है हमें हमारा ये स्लोगन, राइट। तो अब ठीक है, हमने चैप्टर को खत्म किया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे की कहानी बता देता हूं। तो आज हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है। और चैप्टर का जो एंड है वो भी किस तरीके से हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर क्वेश्चन के थ्रू हमारा रिवीजन भी होता जाएगा और ये भी चेक होता चला जाएगा कि हमने चैप्टर को कितना अच्छे से किया है। फिर इसके बाद में आपका यूनिट टेस्ट होगा जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे परखे जाएंगे, पूछे जाएंगे। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो आप उस फाइनल घड़ी की तैयारी कर रहे हो। भाई जब आप परीक्षा के अंदर बैठोगे आपको घबराहट होगी, आपको अजीब सा माहौल मिलेगा, आप टाइम को देखोगे बार बार, कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे। तो ये जो माहौल है ना, इसको बार बार जीना है आपको, हर चैप्टर के बाद में जीना है। और हर चैप्टर के बाद में जब आप इसी तरीके से टेस्ट देते चले जाओगे और आगे जाके टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इन टेस्ट के माध्यम से आपको वो जो फाइनल घड़ी है वो एकदम आरामदायक लगने लगेगी। आप इतनी बार उस चीज को जी चुके होंगे कि आपको लगेगा कि यार अब तो जब चाहे जब टेस्ट ले लो हम तैयार हैं। तो हर एक बच्चे को इस टेस्ट के अंदर अपीयर होना है। टेस्ट के अंदर जैसे बोर्ड के सवाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल भी हैं, आपके एक एक नंबर के सवाल भी हैं, दो दो नंबर के सवाल भी हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हैं। तो एक सब्जेक्टिव काइंड ऑफ टेस्ट बनाया गया है ताकि आपको बोर्ड की तैयारी अच्छे से करने का मौका मिल सके। तो इस टेस्ट को सभी बच्चों को एक्सेस करना है और इस टेस्ट के अंदर सभी बच्चों को अपीयर होना है, राइट। अब इसके बाद में आज ही बता देता हूं कि हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। अब ये एक तगड़ी न्यूज क्यों है, क्योंकि आपको भी आपके दोस्तों ने बोल रखा होगा, आपके सहपाठियों ने बोल रखा होगा कि यार तुम इतना अच्छे से समझ रहे हो चीजों को, तुम पता नहीं कहां से पढ़ रहे हो। फिर तुमने बताया होगा कि हाँ यार हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सुभाष सर से पढ़ रहे हैं, आशीष सर से पढ़ रहे हैं। तो फिर बच्चों ने पूछा होगा कि यार मैं भी पढ़ना चाहता हूं। अब उसने पढ़ने की कोशिश करी होगी, बट बदकिस्मती से उसने लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9 देखा होगा, तो उसको बीच में से कुछ समझ में नहीं आया होगा। और फिर उसने आपको बोला होगा कि यार भाई जब भी नया चैप्टर स्टार्ट हो तो मुझे बता देना। तो अब आप बच्चे हो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, आप बच्चे
जाओ और बताओ सब लोगों को कि भाई नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, एक बार फिर से मौका मिलने जा रहा है इस टीम के साथ में कंधे से कंधा मिला के तैयारी करने का। तो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट लेक्चर से, एंड आई होप आप सारे के सारे बच्चे पूरे उत्साह पूरे जोश के साथ में, जो कि इस चैप्टर के खत्म होते 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 शायद थोड़ा ठंडा पड़ गया था, वापस से नए चैप्टर की शुरुआत करोगे। और ये हर बार होगा, हर चैप्टर जिसमें 10 लेक्चर होंगे, 11 लेक्चर होंगे। इनफैक्ट पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बाकी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते चले जाएंगे चैप्टर छोटे होते चले जाएंगे। तो हर चैप्टर में ऐसा ही होगा, शुरुआत होगी पूरे जोश के साथ में, पूरे एनर्जी के साथ में, हर एक चीज समझ में आएगी। फिर आप अगर ध्यान लगा के पढ़ते चले जाओगे तो अंत तक ये एनर्जी बनी रहेगी। बट आपने बीच में कोई भी लेक्चर मिस कर दिया तो फिर आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होगी, लेकिन हर बार आपको मौका मिलेगा नए चैप्टर के साथ में फिर से कंधे से कंधा मिला के तैयारी करने का। ठीक है, तो ये एक न्यूज है आप लोगों के लिए, आप लोग सभी बच्चों के साथ में शेयर कर देना। ठीक है, और अब मैं फिलहाल स्टार्ट करना चाहूंगा हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज का एजेंडा तो बहुत क्लियर है, हम एक तरीके से रिवीजन करने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर का, सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो आपको मैं रिवाइज करवाने वाला हूं। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ क्या मतलब सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं, न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। हर एक फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स करते करते याद हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है ये फॉर्मूला। कई बच्चे बोलते हैं सर हमें फॉर्मूले याद नहीं रहते, इसलिए नहीं रहते क्योंकि तुम उन्हें लगाते नहीं हो, तुम सिर्फ उन्हें एक सूचना के तरीके से दिमाग में डालते हो। अगर तुम उन्हें उपयोगिता के तरीके से, अगर मान लो मैं तुम्हें एक बक्सा दूं और एक पेचकस दूं और तुम खुद उसको खोल के एक बार वापस से जोड़ दो, तो फिर तुम्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम दोबारा से उस बक्से को खोल के दोबारा से जोड़ दोगे। तो सवाल करना, न्यूमेरिकल्स करना एक तरीके से अपने हाथ काले करने जैसा है। एक बार आप खुद हाथ डालोगे, एक बार फॉर्मूलों को खुद उपयोग में लाओगे, तो अपने आप ही आप फॉर्मूले याद करने लग जाओगे। राइट, रिकॉर्डेड रखने का मकसद भी इस लेक्चर का यही है, ताकि आप बच्चे हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो और फिर उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन हमने पढ़ा तो हमने देखा यार जो आवेशों की संख्या है, सर ने बताया था कि ये जो सिद्धांत है ये कहीं ना कहीं क्वांटीकरण के सिद्धांत पे जाके रुकता है। क्योंकि क्वांटीकरण के अंदर हमने पढ़ा था, आवेशों के क्वांटीकरण के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये किसी भी प्रकार का जो आवेश है वो n गुणा E इसके बराबर लिखा जा सकता है। n यहां पर हमेशा क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होती है। तो n मतलब आवेशों की संख्या जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, Q अपॉन E के बराबर हो जाएगी। बस हो गया सवाल। कितना कूलाम आवेश है, 8 कूलाम आवेश है, तो 8 गुणा 8 कूलाम आवेश है। ठीक है, गुणा लगाना ही नहीं है, 8 कूलाम आवेश है, ऐसा यूनिट के अंदर दे रखा है। और E का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 होता है। बस इसको हल कर लो, यहां से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, पूरा का पूरा 16 से 5 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 5 गुणा 10 की घात 19। ये माइनस 19 से नीचे ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात प्लस 19 बन जाएगा। 5 गुणा 10 की घात माइनस 19, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन से भी घबराते रहते हैं, क्यों घबराते हैं मैं उसका कारण बताता हूं कि जब आप बच्चे बोर्ड को टारगेट करके पढ़ते हो ना, तो आपको पहले ही ये बोल दिया जाता है कि भाई न्यूमेरिकल वगैरह तो करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो बस थ्योरी कर लो, डेरिवेशंस कर लो, कुछ परिभाषाएं वगैरह रट लो, पास तो हो ही जाओगे। अब इससे दो नुकसान होते हैं कि एक तो आप सच में पास होने के लिए लालायित होने लगते हो, आप जहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वहां पे आप क्या सोचने लगते हो कि यार बस पास हो जाए जैसे तैसे। और दूसरा ये है कि मजा खत्म हो जाता है पढ़ने का। यार जब किसी चीज के अंदर चैलेंज नहीं होगा तो फिर मजा थोड़ी ना आएगा, चैलेंज होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 2 बिंदु आवेश है, पहले वायु में और फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कूलाम बल माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। मैंने बताया था कि ये पहला आवेश है Q1, ये दूसरा आवेश है Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। और माध्यम क्या है यहां पर, माध्यम है यहां पर निर्वात। माध्यम क्या है यहां पर, निर्वात।
और अब क्या करा आपने, इन दोनों आवेशों को, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी अभी भी कितनी है, R है, लेकिन अब की बार आपने इनको एक माध्यम के अंदर रख दिया। ठीक है, तो अब की बार यहां पर माध्यम जो है वो निर्वात नहीं है। तो फर्क क्या पड़ता है, तो मैंने बताया था फोर्स जो है वो कमजोर पड़ जाता है, बल जो है वो कमजोर पड़ जाता है। यहां पर बल कितना होता है, यहां पर बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जबकि यहां पर जो बल होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन R। ये कहलाती है माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन R को अपन एप्सिलॉन लिखते हैं, इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाकी सब चीजें एज इट इज है। तो हमने देखा कि यार ये जो F डैश है ये तो पहले वाले बल से कितना है, 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R गुना है। और ये तो मैंने आपको डायरेक्ट भी याद करवाया था, जो मुख्य बातें मैं लिखवाता हूं उसमें मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करना सीखो। ठीक है, अब यहां पे एप्सिलॉन R की जगह K लिखा गया है, यहां पर जो परावैद्युतांक है उसको क्या लिखा गया है, K लिखा गया है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, K लिख देता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा K, तो यहां पर भी क्या आ गया, K आ गया, पहले वाले बल की तुलना में F बाय K हो जाए। तो हमें इनका अनुपात पूछा गया है, मतलब F का और F डैश का अनुपात पूछा गया है। तो एक बार हमने F को उठाया, एक बार हमने F डैश को उठाया और दोनों का अनुपात निकाला। तो F की जगह तो F ही रखा और F डैश की जगह मैंने क्या रख दिया, F बटा K रख दिया। F से F कट गया, K चला गया ऊपर, नीचे रह गया 1। तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए K अनुपात 1, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए बेटा, मतलब ये तो मैं आपको पूरा चित्र बना रहा हूं, सिखा रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर देखे ही ना हो, तो मेरे को तो रिवीजन भी करवाना है। बट आप बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चन को पॉज करना है, खुद से चुटकी में सॉल्व करना है और फिर आके सॉल्यूशन देखना है, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा ना। मैं तो हर एक बच्चे को टारगेट करके एक एक चीज समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो समान आवेशों Q और स्मॉल q, दोनों बराबर आवेश है Q और Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा। यह भी मैंने आपको बताया था, उदासीन बिंदु वाला टॉपिक याद करो। मैंने आपको बताया था कि ये आवेश आपका Q1 है, ये आवेश आपका Q2 है और दोनों समान हैं, दोनों समान हैं। ये भी धनात्मक है और ये भी कैसा है, धनात्मक है। तो इनके बीच में किसी आवेश Q को अगर आप रखोगे, मान लो यहां से आपने कितनी दूरी पे रख दिया, x दूरी पर रख दिया, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है आपकी r। तो पूरा का पूरा निकाय जो है वो संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। और उसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो ये जो x होता है ये किसके बराबर होता है, जिस आवेश से दूरी निकाल रहे हो उसका रूट आएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर, और गुणा यहां पर कितनी आ जाएगी आपकी कुल दूरी। करा था हमने। तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में कहां पर रखना है आवेश। हालांकि इस सवाल में हमें पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल में खुद ने बता दिया कि मध्य बिंदु पर रखना है, हम निकालते तो भी मध्य बिंदु ही आता। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा कि सर ये जो आवेश Q हम रख रहे हैं ये पहले तो इन दोनों के विपरीत होगा, ये बताया था, यानी कि नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। प्लस इसका मान किस चीज के बराबर होगा, तो इसका मान होगा दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 और Q2, दोनों आवेशों का गुणनफल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हमने डायरेक्ट देख रखे हैं। चलो अब अपन रखते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। तो अपने यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है, अब हमें हथियार याद आ गया, तो अब उसको लगाना सीखते हैं। हमें Q1 का मान भी कितना दे रखा है, Q दे रखा है, और Q2 का मान भी कितना दे रखा है, Q दे रखा है। तो ये जो Q नॉट, हम इसको Q नॉट लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना।
तो जो आवेश हम रखने जा रहे हैं मध्य बिंदु पर, जो आवेश हम रखने जा रहे हैं या कैपिटल क्यू जो हम रखने जा रहे हैं, इसको क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कैपिटल क्यू दे रखा है, इस आवेश को हम रखने जा रहे हैं। तो ये कितना होना चाहिए, पहली बात तो नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये दोनों धनात्मक है। फिर Q1 Q2 मतलब पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे रूट ऑफ पहले आवेश और रूट ऑफ दूसरे आवेश का जो योग है उसका होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो ऊपर तो रह जाएगा क्यू स्क्वायर और नीचे नोटिस करो रूट क्यू और रूट क्यू 2 रूट क्यू हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट क्यू का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली क्यू। तो क्यू से क्यू कट गया, आंसर कितना आ जाएगा आपका माइनस क्यू बाय 4 आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर। ऐसे सुभाष सर के बताए हुए हथियार जो हैं वो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स को जो करने की आपकी एबिलिटी है उसको इंक्रीज करने में काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगेन मैं हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज आपको समझा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, ताकि वो बच्चा जिसने आज तक शायद कोई लेक्चर नहीं देखा होगा उसको भी हमारे बराबर आने का मौका मिले। लेकिन आप में से मैक्सिमम बच्चे लगातार हमारे लेक्चर्स देख रहे हो, सिंसियरिटी के साथ में पढ़ रहे हो, आपको दूसरे तरीके से देखना है इस लेक्चर को। हर क्वेश्चन को पॉज करना है क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, आप पॉज कर सकते हो, लाइव तो है नहीं। खुद से सवाल सॉल्व करना है और उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन आप बड़े आराम से तेजी तेजी से देख सकते हो, तो आपका टाइम भी बच जाएगा। एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q एवं -2q है। गोलों के बीच का जो आकर्षण है वो F है। तो ये तो हमारा केस नंबर 1 दे रखा है हमें, ये तो हमारा केस नंबर 1 दे रखा है। कैसा कि पहले गोले के ऊपर आवेश है +4 टाइम्स q और दूसरे गोले के ऊपर आवेश है -2 टाइम्स q और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है r और जो बल लग रहा है वो ऑब्वियसली आकर्षण बल होगा। हमारे कुलाम के नियम के हिसाब से कितना हो जाएगा, k गुणा पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटा दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, दैट इज r²। सर आपने यहां पर चिन्ह क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी मैं बल का परिमाण निकाल रहा हूं। मैंने वैसे बता दिया कि बल आकर्षण होगा, अभी मैं सिर्फ बल का परिमाण निकाल रहा हूं, तो मुझे चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो F का कुल मिला के मान आ जाएगा कितना, 4 और 2 8 के Q² डिवाइडेड बाय R², ये आ जाएगा बल का मान। अब आगे देखो, यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए। अब स्पर्श करवाने पर क्या होता है, आवेशों के संरक्षण का नियम लगता है। यहां पर कुल आवेश कितना था, केस नंबर 1 में कुल आवेश कितना था, ऐसा का ऐसा सवाल मैंने क्लास में भी करवाया था। तो यहां पर कुल आवेश था +4q एंड -2q, तो कुल मिला के आवेश था आपका +2q। तो जो आपका केस नंबर 2 है कि जब आप इनको स्पर्श करवाओगे, दोनों गोले समान हैं, तो इसके ऊपर भी कैपिटल Q आवेश आ जाएगा और इसके ऊपर भी कैपिटल Q आवेश आ जाएगा। दोनों को तुमने वापस से समान दूरी पर रख दिया, ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये कैपिटल Q कितना होगा। तो आवेशों के संरक्षण का सिद्धांत कि अभी भी इन दोनों आवेशों का जो योग है वो किसके बराबर होना चाहिए, 2q के बराबर होना चाहिए। तो Q और Q 2q, इधर भी 2q है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा पता पड़ गया कि कैपिटल Q का मान किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल q के बराबर होना चाहिए। बस हो गया हमारा सवाल। तो अब की बार जो बल लगेगा, जो F' लगेगा, वो कितना हो जाएगा, K पहला आवेश भी स्मॉल q है, दूसरा आवेश भी स्मॉल q है, डिवाइडेड बाय r²। तो अगर इससे तुलना करोगे तो ये हो जाएगा आपका पहले वाले बल की तुलना में डिवाइडेड बाय 8। भाई जो पहला वाला बल है इसको अगर 8 से विभाजित कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा ना, तो F डिवाइडेड बाय 8 इतना बल लगने लगेगा और हमें पता पड़ गया ऑप्शन डी जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। डिट्टो सवाल हमने क्लासेस के अंदर करे हुए हैं, आपको इन सवालों को करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं हर एक चीज को अच्छे से समझा रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को दोबारा से चैप्टर को रिवाइज करने का मौका मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। किसी वैद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां r है किसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो मैंने बताया था
कि विद्युत द्विध्रुव का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बिंदु आवेश का, हर चीज का बताया मैंने, तो वो दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीधा सीधा ऑप्शन सी यहां पर हमें टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल में अगर मैं बताना चाहूं, ठीक है, अगेन रिवाइज करवाने के लिए बता रहा हूं, तो इसमें हमने दो चीजें देखी थी, तो आपको याद भी रह जाएगा। अक्ष का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तो होता है ट्वाइस ऑफ के गुणा पी बटे दूरी का क्यूब, और निरक्ष का जो विद्युत क्षेत्र होता है, निरक्ष का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है माइनस के गुणा पी बटा आर क्यूब। दोनों जगह देख लो आर क्यूब की व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आवेश जो एक विद्युत द्विध्रुव से किसी दूरी पर अक्षीय स्थिति में है ना, द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में एक बल F का अनुभव करता है। यदि आवेश की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो आवेश पर बल कितना होगा? अभी अभी मैंने बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र है द्विध्रुव की वजह से, खासकर जो अक्ष का विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ के गुणा पी बटा दूरी का क्यूब, मतलब एक्स का क्यूब, ठीक। तो आपके इस क्यू आवेश पर, ठीक है, क्यू आवेश पर बल कितना लगेगा, पर बल कितना लगेगा, तो बल जो होता है वो होता है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र, और अक्ष पर रखा है तो अक्ष का विद्युत क्षेत्र हमें यूज करना है। तो अब की बार बल हो जाएगा आपका Q गुणा 2 गुणा K गुणा P बटा एक्स क्यूब। अब आपने क्या कर दिया, दूरी को दुगुना कर दिया, ठीक है। अब आपने दूरी x को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, ठीक है, दुगुना मतलब 2x कर दिया। अब दूरी को छेड़ने से क्या चेंज होगा, आप बोलोगे सर दूरी के ऊपर निर्भर कर रहा है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यहां पर परिवर्तित हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होने से बल परिवर्तित हो जाएगा। तो अब आपका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा अक्ष पर, जैसे ही आपने दूरी को डबल कर दिया तो अब हो जाएगा 2 गुणा के गुणा पी बटा 2x का क्यूब, और 2x का क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा के गुणा पी बटा 8x क्यूब हो जाएगा, 8x क्यूब। यानी कि अब की बार जो बल होगा F डैश जो होगा वो हो जाएगा Q गुणा E अक्ष के ऊपर लगने वाला विद्युत क्षेत्र, यानी कि Q गुणा 2K P डिवाइडेड बाय 8x क्यूब। तो सीधी सीधी तुलना कर सकते हो कि यहां पे और यहां पे अंतर है सिर्फ और सिर्फ 1/8 का, यानी कि पहले जो बल लग रहा था उसकी तुलना में डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। तुम इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि आपका जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, या कह लो बल जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, वो दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर दूरी को तुम डबल कर दोगे, 2x कर दोगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी कि F डैश जो होगा ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय F, व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो क्रम, तो ये हो जाएगा x क्यूब बटे x डैश क्यूब, और x डैश की जगह क्या रखा जा सकता है, 2x रखा जा सकता है। तो जैसे 2x रखोगे ऊपर x क्यूब है, नीचे 8x क्यूब है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f डैश का मान आ जाएगा सीधा सीधा f डिवाइडेड बाय 8। जैसे चाहो, मतलब ये क्वेश्चन जब अपन नीट जेईई के लेवल पर करते हैं तो मुंह जबानी करते हैं, इसमें पेन भी नहीं उठाना होता, सीधा सीधा लगाना होता है कि हाँ यार जो कोई भी चीज अगर दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर दूरी को डबल कर देंगे तो अपने आप ही क्यूब मतलब 1/8 रह जाएगी आपकी विद्युत क्षेत्र की या बल की वैल्यू। डायरेक्ट करना होता है अपनों को ऐसे सवालों को, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाला तथा इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्रमशः φ1 व φ2 है। तो मैंने बताया था कि जो प्रवेश करने वाला फ्लक्स है उसको ऋणात्मक माना जाता है, और बाहर निकलने वाला, मैंने बताया था आपको कि बंद पृष्ठ के लिए प्रवेश करने वाला फ्लक्स जो है वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है ऋणात्मक, चिन्ह परिपाटी हम लोग यूज करते हैं, और जो बाहर निकलने वाला फ्लक्स है
वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है धनात्मक। तो इस चिन्ह परिपाटी का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कोई पूछे कि इस क्वेश्चन में बताओ कुल फ्लक्स कितना होगा जो बंद पृष्ठ से गुजर रहा है, तो φ1 फ्लक्स जो है वो प्रवेश कर रहा है और φ2 जो है बाहर निकल रहा है। तो φ2 को तो हमने ले लिया धनात्मक, माइनस φ1 को हमने ले लिया ऋणात्मक, तो φ2 माइनस φ1, इतना आपका कुल फ्लक्स हो जाएगा। और हमें पता है गाउस के नियम के अनुसार, हमें पता है गाउस के नियम के अनुसार, गाउस के नियम से जो कुल फ्लक्स होता है, जो कुल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, तो कुल फ्लक्स हो जाता है आपका घिरा गया आवेश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर कुल फ्लक्स हमारे केस में कितना है, φ2 माइनस φ1, तो ये हो जाएगा आपका क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन का मान हमसे पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट गुणा φ2 माइनस φ1, ये हो जाएगा आपका घेरे गए आवेश का मान। पृष्ठ के भीतर नेट आवेश या घेरा गया आवेश कितना होगा, φ2 माइनस φ1 गुणा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, तो इसके जरिए हमारा गाउस का नियम हमें रिवाइज हो गया। और आगे बढ़ते हैं अपन, और आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ऐसा आपका घन है। अच्छी बात यह है कि जो पृष्ठ हमें दे रखी है वो अपने आप में बंद पृष्ठ है। ठीक है, अपने आप में बंद पृष्ठ है। इस तरीके का आपका एक घन आपको दिया हुआ है और इसके केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, कितना, कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ पूरे के पूरे घन से, कोई आपसे पूछे कि बताओ पूरे के पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो गाउस का नियम लगा सकते हैं। इस घन मतलब बंद पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश दैट इज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट जल्दीबाजी मत करना, हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया घन के एक तल से, मतलब एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा गया। तो हमने देखा कि यार घन के अंदर 6 सतह होती है, 6 तल होते हैं। तो एक तल से देखो पूरे घन से इतना फ्लक्स गुजर रहा है और घन में 6 सतह होती है, तो एक तल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा आंसर, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब आवेश Q को घन के कोने पे रख दिया। अब थोड़ा सवाल इंटरेस्टिंग हो गया कि ये जो आवेश है इसको यहां पर रख दिया कि ये आपका घन है और इस घन के कोने पे रख दिया गया है इस आवेश को, ऐसे। इस घन के कोने पे रख दिया गया। अब क्या करेंगे अपन, तो अब अपन सबसे पहले तो दिमाग लगाएंगे, और मैंने क्लास में भी ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे कि 2 समस्याएं आ सकती है गाउस का नियम लगाने में। पहली समस्या, हो सकता है दी गई पृष्ठ बंद पृष्ठ ना हो, तो हम उसे अपनी तरफ से बंद पृष्ठ बना देते हैं। और दूसरी समस्या भी करवाई थी कि हो सकता है आवेश पूर्णतया घिरा हुआ ना हो, जैसे यहां पे आवेश का कुछ हिस्सा अंदर है, मैक्सिमम हिस्सा बाहर है। तो ऐसे केस में हम लोग सममित रूप से जो पृष्ठ हमें दी हुई है वैसी ही पृष्ठों का उपयोग करके आवेश को घेरने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर घेरने की कोशिश करेंगे तो हमें ऐसे के ऐसे 8 घन और उपयोग, 7 घन और उपयोग में लाने होंगे। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, तो एक घन हमें ऊपर रखना होगा, ठीक है। तो 8 घन जो हैं वो हमें और उपयोग में लाने होंगे। मैं फटाफट से बना देता हूं। तो ये आपका पहला घन हो गया, ठीक है, ठीक है। ये आपका दूसरा घन हो गया इधर की तरफ, ठीक है। ये तीसरा घन हो गया आपका,
ठीक है, इस तरीके से। और अब ये जो चार घनों से जो आकृति बनी, वैसे के वैसे ही चार घन हमें पीछे की तरफ रखने पड़ेंगे। ऐसे पीछे की तरफ हमें और चार घन रखने पड़ेंगे। तो मैं इसको यहीं पर शो कर देता हूं इस तरीके से। ऐसे चार घन हमें पीछे की तरफ रखने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमारे पास में कुल मिला के 8 घन हो गए, आपको दिख रहे होंगे। 1 2 3 4, और ऐसे 1 2 3 4 पीछे की तरफ भी रखे हुए हैं। पूरा चित्र आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आपको इमेजिन करना है कि हाँ यार, इस आवेश को घेरने के लिए जो घन हमें दिया हुआ है, वैसे ही हमें 8 घन, मतलब 7 घनों का और उपयोग करना पड़ेगा। कुल मिला के 8 घनों का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके जो आवेश है वो 8 घनों से जो बड़ा घन बना, ठीक है, 8 घन को मिला के जो बड़ा घन बना, उसके केंद्र बिंदु पर आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि अब गाउस का नियम लगा सकते हैं कि 8 घन से मिलके जो बंद पृष्ठ बना, उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि हर घन के कोने पे रखा हुआ है, तो कोई आपसे पूछे कि बताओ एक घन के तलों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको 8 से डिवाइड कर सकते हो। तो Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। Q डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ठीक है बेटा, कर सकते हैं अपन आसानी से। और आगे चलते हैं अपन। एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब आप सोचो कि विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, -Q एंड +Q, इन दोनों आवेशों का जोड़ा, ये होता है द्विध्रुव। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ एक द्विध्रुव का, कोई आपसे पूछे कि बताओ एक द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होगा, बस इसी में आंसर छुपा हुआ है कि एक द्विध्रुव का कुल आवेश कितना हो जाएगा, धनात्मक Q एंड ऋणात्मक Q, कुल मिला के हो गया 0। तो जो n द्विध्रुव आपने रखे हैं, जो n द्विध्रुव आपने रखे हैं, उनका भी कुल आवेश कितना होगा। मजा आ गया यार, ये तो बहुत ही आसान सवाल निकला। उनका भी कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब Q इन जो है यहां पर, वो कुल मिला के कितना हो गया, 0। और अगर Q इन 0 है तो फ्लक्स का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। मुंह जबानी करना था, पर आपको समझाना है, इसलिए एक एक चीज मैं लिख रहा हूं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। और आगे चलते हैं। एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर, खोखला गोला, खोखले गोले के सारे फार्मूले अपने अंदर आ जाने चाहिए। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मैंने बताया था, जो चालक गोला होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर आपने क्या रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। चालक की विशेषता क्या होती है, आवेश हमेशा बाह्य पृष्ठ के ऊपर रहता है। और इसकी तीनों चीजें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, K गुणा कुल आवेश बटा केंद्र से दूरी का स्क्वायर। सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है K गुणा Q बटे त्रिज्या का स्क्वायर लिख लो, या सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लिख लो। सिग्मा यहां पर आवेश घनत्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अंदर का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है 0। तो क्या इसमें पेन भी उठाने की जरूरत है। आप बोलोगे नहीं सर, केंद्र मतलब इस चालक गोले के अंदर की बात हो रही है, और अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्ट इस आंसर को हम टिक कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आर त्रिज्या के गोले के संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होगा। अब ये हमारे नॉर्मली सिलेबस के अंदर नहीं है, बोर्ड के अंदर, किसी भी राज्य के बोर्ड के अंदर, कि चालक गोला है, खोखला गोला है, मतलब आवेश सिर्फ बाह्य पृष्ठ के ऊपर वितरित है। ये सवाल जो है, ये सवाल की तरह लेंगे अपन,
इसकी डेरिवेशन वगैरह मैंने करवाई नहीं है, बट इस सवाल के माध्यम से मैं आपको ये चीज करवाना चाहता हूं। तो इसके अंदर आपको क्या कहा गया है कि अब की बार जो गोला है ना उसके संपूर्ण आयतन में आवेश भरा हुआ है। ये रहा आपका गोला, ये रहा आपका गोला, और इसके संपूर्ण आयतन में आवेश भरा हुआ है। मतलब अब की बार ये कुचालक गोला दिया हुआ है आपको। कैसा गोला है? कुचालक। कुचालक गोले के संपूर्ण आयतन में क्या भरा हुआ है? आवेश भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए हमें या तो कुल आवेश दे दिया जाएगा कि कुल आवेश का मान कितना है, कैपिटल Q है, या फिर ऐसी परिस्थिति में हमें दिया जाता है आयतन आवेश घनत्व। अच्छे से सीख लो, ठीक है। देखो डेरिवेशन तो नहीं पूछी जाएगी आपसे, बट सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। तो आयतन आवेश घनत्व को अपन लिखते हैं रो। इसका मतलब होता है आवेश बटा आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई गुणा त्रिज्या का क्यूब। ये हमें दोनों में से कोई एक चीज दे दी जाएगी। अब एक चीज तो मैं बता देता हूं कि इसके बाहर का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तो वैसा ही होगा जैसे चालक गोले का होता है, K गुणा कुल आवेश बटा केंद्र से दूरी का स्क्वायर। इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र वैसा ही होगा जैसा चालक गोले का था, K गुणा Q बटे त्रिज्या का स्क्वायर। सिग्मा के रूप में मत लिखना, क्योंकि यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं, रो का यूज करना है, आयतन आवेश घनत्व का यूज करना। तो ये दोनों चीजें तो सेम है। मेन जो चीज है वो है अंदर। तो हमें उसी के बारे में पूछा गया है कि हमें केंद्र से दूरी r लेनी है, और r जो है वो कैपिटल R की तुलना में छोटा है। मतलब हमें इस बिंदु के ऊपर यहां से केंद्र से ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी लेनी है हमें, स्मॉल r, जो कि कैपिटल R से छोटी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें तो इसको सवाल के रूप में देखना है। सवाल के रूप में देखेंगे तो हम देखेंगे यार, अगर सतत आवेश वितरण होता है तो अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग ना करके किसका उपयोग किया जाता है, गाउस के नियम का। और गाउस के नियम के लिए सर ने स्टेप्स बताए थे कि सबसे पहले एक गाउसीय पृष्ठ की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमने एक संकेंद्रीय गोला ले लिया, क्योंकि गोले के केस में हमेशा पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय पृष्ठ ही होता है, संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ लेते हैं। तो ये हमने गोलीय पृष्ठ ले लिया। तो इतने हिस्से में, इतने आयतन में कितना आवेश है, मतलब Q इन कितना है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। यही स्टेप्स यूज करता था मैं हमेशा। पहला स्टेप गाउसियन पृष्ठ लो, दूसरा स्टेप गाउसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकालो, तीसरा स्टेप गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो, और चौथे स्टेप में गाउस का नियम लगाओ। तो सबसे पहला अपन Q इन निकालते हैं। तो Q इन कैसे निकालेंगे जो आपका आयतन आवेश घनत्व है उसको हम गुणा कर देंगे इस आयतन से, और इस आयतन का मतलब हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल r3। ये हो जाएगा हमारा Q इन। आयतन आवेश घनत्व को दिए गए आयतन से अपन क्या कर देंगे, गुणा। फिर फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि सर ये समरूप है आपका जो पृष्ठ है, तो विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र को सीधा सीधा इसके क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, कुल क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। तो गोले का कुल क्षेत्रफल होता है 4 पाई इंटू स्मॉल r²। और अब अपन गाउस का नियम लगाएंगे। तो फाई का मान कितना होता है, Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। चलो रखते हैं मान। तो फाई की जगह तो हमने रख दिया E गुणा 4 इंटू पाई इंटू स्मॉल r²। Q इन की जगह रख दिया रो गुणा 4 इंटू पाई इंटू r³ बटे 3, और नीचे क्या रखा हुआ है आपका एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है। तो देखो 4 पाई r² से 4 पाई r² कटेगा, सिर्फ एक r रह जाएगा। तो अल्टीमेटली जो विद्युत क्षेत्र निकल के आ रहा है, अल्टीमेटली जो विद्युत क्षेत्र निकल के आ रहा है अंदर वाले बिंदुओं पर, वो कितना निकल के आ रहा है, सिर्फ बचा रो गुणा r बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अंदर वाले बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र है वो r के समानुपाती होगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको जो चीज, ये आपके डेरिवेशन पता चले किसी बोर्ड में हो किसी बोर्ड में नहीं हो, मैक्सिमम बोर्ड्स के अंदर से हटा दिया गया, बट फिर भी इसको मैं करवाता हूं बच्चों को, कम से कम सवाल के माध्यम से जरूर करवाता हूं। मैं कोई भी चीज नहीं छुड़वाता, ठीक है। इसलिए मेरा कोई भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। इसीलिए ध्यान रखना कि इसका जो ग्राफ होगा ना वो कैसा दिखता है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र हो गया और यहां पर दूरी हो गई। ग्राफ कैसा दिखता है इसका, कुछ ऐसा दिखता है
कि जब तक आप अंदर हो तब तक तो विद्युत क्षेत्र दूरी के समानुपाती है। ई इनसाइड जो है वो तो दूरी के समानुपाती है। सतह पर हो गया आपका मैक्सिमम, और फिर उसके बाद में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ये हो जाता है कुचालक गोले का विद्युत क्षेत्र। चालक गोले का हमने देखा था, अब हमने कुचालक गोले का विद्युत क्षेत्र भी देख लिया, और इस सवाल के माध्यम से ये चीज भी हमने कवर कर ली, और आपको ये सबक भी मिल गया कि सुभाष सर के किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि यार थ्योरी कर ली ना, हमारे स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे बोर्ड में न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल वाली क्लास छोड़ देते हैं। नहीं, वैसे तो सर हर क्लास में न्यूमेरिकल करवाते हैं, बट जो स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल की क्लास है वो आपको हमेशा अटेंड करनी है, क्योंकि उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स के माध्यम से बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ। तो हमारा आंसर होगा कि अंदर वाले बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होगा? दूरी के समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी एक समान आवेशित गोलीय कोश में, तो आपकी बार गोलीय कोश खोखले गोले की या चालक गोले की बात हो रही है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके केंद्र से दूरी r। तो अभी तो हमने कुचालक गोले का बनाया था, उसमें और चालक गोले में अंतर क्या है? बाहर और सतह तो समान था, अंदर वाली चीज ही तो अंतर है। कुचालक गोले में अंदर जो विद्युत क्षेत्र है अभी अभी देखा था वो r के समानुपाती होता है, और चालक में उससे पहले देखा था 0 होता है। तो देखो अंदर हो गया 0, अंदर हो गया 0, सतह पर अधिकतम और फिर उसके बाद में घटने लगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। चित्र में अनंत लंबाई की दो समांतर प्लेटें एक समान रूप से आवेशित है, एक के ऊपर प्लस सिग्मा है, एक के ऊपर माइनस सिग्मा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कहां पर होगी? ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूं। ये ऋणात्मक प्लेट है, तो ऋणात्मक आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किस तरीके से उत्पन्न होता है? वो आवेश की तरफ उत्पन्न होता है। तो इस ऋणात्मक प्लेट की वजह से इस वाले बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ होगा। कितना हो जाएगा? आवेश बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सर आपने यहां पर ऋणात्मक चिन्ह क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये परिमाण है और दिशा में दिखा रहा हूं आपको कि देखो ऋणात्मक आवेश की वजह से प्लेट की तरफ जाता हो। अच्छा, ये जो धनात्मक आवेश है इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो आवेश से दूर जाता हुआ होगा, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। हाँ, परिमाण इसका भी कितना हो जाएगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना हुआ यहां पर? कुल विद्युत क्षेत्र हो गया आपका 0। इसी प्रकार से इस बिंदु पर देखो, ऋणात्मक प्लेट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आवेश की तरफ हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय, और धनात्मक की वजह से आवेश से दूर जाता हुआ हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी कुल मिला के जो आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो कितना मिलेगा? 0। तो हमसे यही पूछा गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कहां पर होगी? एक तो इस प्लेट के इधर मतलब C वाले हिस्से में, और एक इस प्लेट के इधर मतलब A वाले हिस्से में। तो A एवं C दोनों ही हिस्सों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिलेगी। बीच वाले बिंदु पर अलग है। बीच वाले बिंदु पर ऋणात्मक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र ऋणात्मक प्लेट की तरफ, और धनात्मक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र धनात्मक प्लेट से दूर जाता हुआ। ये भी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के आप निकालोगे तो कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा आपका सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी पूछा जा सकता है कि जो बी वाला हिस्सा है उसमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये आगे बहुत बार यूज होगा तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों के पृष्ठों के आवेश घनत्व बराबर है। आवेश घनत्व बराबर है बेटा, मतलब सिग्मा 1 जो है उसका मान वैसे तो होना चाहिए Q1 बटे 4 पाई इंटू R1 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 का मान वैसे तो होना चाहिए Q2 बटे 4 पाई इंटू R2 स्क्वायर। तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? वैसे तो यह भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि सिग्मा का मान समान है, सिग्मा का मान क्या है? समान है,
इसका मतलब पक्का अनुपात जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:1, क्योंकि विद्युत क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ सिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है, वो दोनों गुणों के लिए समान है। आप इस रास्ते से भी कर सकते हो, आप इस रास्ते से भी कर सकते हो। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को आप क्या कर दो, बराबर कर दो। जैसे आप बराबर करोगे तो आप देखोगे Q1/4 पाई R1 का स्क्वायर, मान लो कोई इस रास्ते पर चला जाए तो भी भटकना नहीं है, Q2/4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ये जो अनुपात है ये आपस में बराबर हो जाएगा। अब पहले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरे की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या हो जाएगा, K गुणा Q1/R1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा K गुणा Q2/R2 का स्क्वायर। और हमने देखा यार ये दोनों चीजें तो बराबर है, Q1/R1 का स्क्वायर और Q2/R2 का स्क्वायर, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, K और K कट गया, आंसर कितना आ गया, 1:1 आ गया। कैसे भी कर सकते हो आप, बट ज्यादा अच्छा रास्ता ये है क्योंकि आपने मेरे से पढ़ाई करी है, तो आप हमेशा छोटा रास्ता अपनाओगे, स्मार्ट रास्ता अपनाओगे, ठीक है। और आगे चलते हैं अपन। दो प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, उन पर क्रमशः +q और -q आवेश है। प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। अभी अभी हमने देखा था कि ये आपकी प्लेट है प्लस सिग्मा वाली, ये आपकी प्लेट है माइनस सिग्मा वाली। तो अभी अभी हमने देखा था कि प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना हो जाता है, σ/ε0, याद ही रख लो। और सिग्मा का मान किसके बराबर होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, तो Q/A इंटू ε0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, Q/A इंटू ε0, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। डायरेक्ट करना सीखो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है इसका मतलब ऋणात्मक आवेश आ गया वस्तु के ऊपर, ठीक है। तो पहला तो आंसर हमारे पास में आ गया कि आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति, तो प्रकृति तो हमने बता दी कि इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, इसका मतलब कुल आवेश ऋणात्मक होगा। अब होगा कितना आवेश, तो जो भी आवेश होता है Q, उसको लिखा जा सकता है N गुणा E। अब N का मान कितना दे रखा है, 4000 इलेक्ट्रॉन, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप चाहो तो ऋणात्मक चिन्ह भी लगा सकते हो, बट परिमाण बता रहे हो आवेश का, तो ऋणात्मक चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा ये आ जाएगा, देखो -19 और 3 में लड़ाई होगी तो कितना बचेगा, -16 बचेगा, और 1.6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.4 गुणा 10⁻⁻16 कुलाम, इतना आवेश बचेगा, जो कि आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं। दो आवेशित वस्तुएं हैं A व B, एक दूसरे से 0.03 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे को 8 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। यदि वस्तु A को 0.03 मीटर और अधिक दूरी पर विस्थापित कर दिया जाए, तो ये वही केस 1 केस 2 वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन केस नंबर 1 पकड़ते हैं। क्या क्या दे रखा है हमें, A और B एक दूसरे से 0.03 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो हमें दूरी कितनी दे रखी है, 0.03 मीटर दे रखी है। एक दूसरे को 8 गुणा, तो बल कितना दे रखा है हमें, 8 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। हमें पता है बल किसके बराबर होता है, K गुणा आवेशों का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर। मतलब बल जो है वो बाकी सारी चीजें अगर समान रखी जाए तो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर आप कभी F डैश बटे F निकालना चाहोगे तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है क्रम उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर बटे R डैश का स्क्वायर। अब तुम देखो कि F डैश का मान तो तुम्हें निकालना है, बल का मान तुम्हें दे रखा है कितना, 8 गुणा 10⁻⁻6 न्यूटन। R पहले वाले केस में कितनी थी दूरी, 0.03, और अब कितनी हो गई, तुमने 0.03 और बढ़ा दी, मतलब दुगनी कर दी, 0.06 कर दी, और दोनों का एक साथ में लिख रहा हूं स्क्वायर। बहुत आसान हो गया, ये कट गया कितनी बार, 2 बार, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो F डैश का मान आ गया आपका 8 गुणा
10 की घात माइनस 6 बटे 4, 4 से 8 कट गया 2 बार, तो ये आ गया 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। तो अब जो बल होगा वो 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 न्यूटन रह जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। और आगे चलते हैं। दो धन आवेश हैं जो कि परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकुलाम हो तो बताओ उनका अलग अलग मान कितना होगा। तो देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो दो धन आवेश है, ठीक है, Q1 Q2 ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो 0.03 मीटर, तो बल हमें कितना दे रखा है, K Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर। तो बल हमें कितना दे रखा है, 2.4 न्यूटन दे रखा है। K का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। हमें Q1 का मान नहीं पता, हमें Q2 का मान नहीं पता, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी कितनी है, 0.3, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 0.09। तो यहां से हमें Q1 Q2 का मान मिल गया कि Q1 Q2 का मान कितना होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2.4 गुणा 0.09 बटे 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहां पर देखो डेसिमल हटाओगे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा, फिर पूरे 9 से 9 कट जाएगा। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा Q1 एवं Q2 के गुणनफल का मान आ जाएगा 2.4 गुणा 9 और 2 11, ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात माइनस 11, इतना आ जाएगा। अब एक तो तरीका क्या है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो तुम आंसर चेक कर लेते कि कौन से ऑप्शन में दोनों का गुणनफल इतना आ रहा है। अभी हमें पूरा सॉल्व करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक तो चीज हमारे पास में ये आ गई। ठीक है, Q1 Q2 का मान कितना हो गया, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, दोनों का योग हमें कितना दे रखा है, Q1 प्लस Q2 हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम। 10 माइक्रोकुलाम, माइक्रो का मतलब कितना हो गया, 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 कुलाम। तो दो समीकरण आ गए हमारे पास में, दो समीकरण आ गए हमारे पास में। इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, किसी भी एक का मान उठा लो। जैसे यहां पर Q1 Q2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस Q1, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस Q1 लिखा। और ये मान उठा के मैं कहां पर रख दूंगा, ये मान उठा के मैं यहां पर रख दूंगा Q2 की जगह। चलो रखते हैं। तो Q1 तो एज इट इज था ही, Q2 की जगह मैंने क्या रख दिया, 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस का Q1, ये रख दिया मैंने Q2 की जगह। और कुल मिला के किसके बराबर हो जाएगा, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 11 के बराबर हो जाएगा। तो एक द्विघात समीकरण बन गया। देखो 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1 माइनस का Q1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 11। तो यहां पे थोड़ा सा इन सबको उधर ले जाएंगे तो Q1 का स्क्वायर हो गया धनात्मक, माइनस 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये भी Q1 है, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नोटिस करो कि अच्छा इसको भी तुम चाहो ना तो 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 11 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 चला जाएगा। तो इसको तुम चाहो तो 24 गुणा 10 की घात 12 लिख सकते हो। इसको तुम चाहो तो 24 गुणा 10 की घात क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया और इसको हमें क्या करना है, हल करना है। हल करना बेहद आसान है। हमें बीच वाली चीज को तोड़ना है। तो 10 को हमें दो हिस्सों में तोड़ना है जिनका गुणनफल 24 हो, जिनका गुणनफल 24 हो, 6 और 4। तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, Q1 स्क्वायर 10 को हम तोड़ सकते हैं माइनस का 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1,
और माइनस का 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 Q1। तो इन दोनों का योग करोगे तो 6 और 4 वापस से जुड़ के 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस 24 गुणा 10 की घात 12 पहले से चल रहा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहलाती है। इन दोनों में से आपका Q1 कॉमन आ गया, तो Q1 कॉमन आ गया, अंदर रह गया Q1 माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, और इन दोनों में से आपका माइनस का 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कॉमन आ गया, और अंदर बच गया वही Q1। 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 6, और 12 को माइनस 6 से डिवाइड करोगे माइनस 12 आएगा ये, तो माइनस 12 को माइनस 6 मतलब पावर घट जाती है, तो सिर्फ पावर कितनी बचेगी यहाँ पर, इंटू 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 बचेगी इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो ब्रैकेट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है Q1 माइनस 4 गुणा 10 की घात माइनस 6, एक ब्रैकेट तो ये बन रहा है, और एक ब्रैकेट ये बन रहा है Q1 माइनस 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो या तो Q1 का मान 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 होगा, मतलब 4 माइक्रोकुलाम होगा, या फिर 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 होगा, 6 माइक्रोकुलाम होगा। और एक का मान 4 है तो दूसरे का मान 6, एक का मान 6 है तो दूसरे का मान 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 माइक्रोकुलाम एवं 4 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब वो होता है 10 की घात माइनस 6। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो जो गणना आपने करी है ना, कैलकुलेशन जो आपने करी है, ये तो बहुत भारी भरकम है, ये तो बढ़िया है आप करवा रहे हो, हम तो कर ही नहीं पाते। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूं। ये भारी भरकम क्यों हुई, ये माइक्रो की वजह से हुई, ये माइक्रो की वजह से हुई। अगर मान लो हम Q1 माइक्रोकुलाम में ही ले लेते, Q1 माइक्रोकुलाम हम ऐसे ले लेते कि पहला आवेश कितना है, हम ऐसे ले लेते पहला आवेश कितना है Q1 माइक्रोकुलाम, मतलब Q1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम, और हम ऐसे ले लेते कि दूसरा आवेश कितना है, यह है Q2 माइक्रोकुलाम, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर माइक्रोकुलाम में चाहिए था, मतलब Q2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कुलाम। अगर हम ऐसा ले लेते तो चीजें बहुत आसान हो जाती। देखो कैसे हो जाती, फिर यहां पर Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होता, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होता, उसमें अपने आप क्या आ जाता, 10 की घात माइनस 12 आ जाता, अपने आप आ जाता। ठीक है, और 10 की घात माइनस 12 आता तो यहां पर नीचे चला जाता 10 की घात माइनस 12। ठीक है भाई, इसको ले जाते नीचे तो नीचे चला जाता, और ये देखो 9 10 11, और यहां पर माइनस 12, लड़ाई होती तो माइनस 1 बचता, ऊपर चला जाता। तो इस तरीके से आप देखते कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कितना बचता, पूरा ही कट जाता, पूरा ही कट जाता। ये डेसिमल हटाते तो नीचे 10 लगता, 10 से 10 की पावर 9 से और 100 से, ये कुल मिला के 12 हो जाती, 10 की घात माइनस 12 कट जाता। तो सिर्फ क्या बचता है यहां पर, सिर्फ बचता है यहां पर 24, सिर्फ बचता है यहां पर 24, सिर्फ बचता है यहां पर 24। और Q1 और Q2 का योग कितना था, 10 की घात माइनस 6, तो Q1 की जगह ये रखते 10 की घात माइनस 6, Q2 की जगह ये रखते, तो 10 की घात माइनस 6 कट जाता, तो हमें इसको लगाने की जरूरत ही नहीं होती, हमें इसको लगाने की जरूरत ही नहीं होती, ये भी लगाने की जरूरत नहीं होती। और यहां पर हमें इसको सिर्फ और सिर्फ सिंपली क्या लिखना होता, हमें ऐसे लिखना होता, हमें ऐसे लिखना होता कि Q2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस Q1, 10 माइनस Q1। भाई पहले आवेश की जगह तुम क्या रखते, पहले आवेश की जगह तुम रखते ऐसे लिखते तुम इसको, तुम्हें यही तो कहा गया ना कि दोनों का योग, तो पहले आवेश की जगह तुमने माना कितना, Q1 गुणा 10 की घात माइनस 6, दूसरे आवेश की जगह माना तुमने Q2 गुणा 10 की घात माइनस 6, और इनका योग है 10 माइक्रोकुलाम, मतलब 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो 10 की घात माइनस 6 तो कट जाता, तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर आ जाता, 10, यानी कि Q2 किसके बराबर आ जाता, 10 माइनस Q1, और फिर ये अपन यहां पर रखते। तो इससे फायदा क्या होता है कि ये जो पावर्स है ना जो हमें कंफ्यूज कर रही है, ये हट जाती सारी, इधर भी हट जाती, इधर भी हट जाती, सिर्फ 24 रह जाता, सिर्फ 24 रह जाता। ठीक है, तो ये पावर्स का जो खेल चल रहा है ये हट जाता हमारी जिंदगी से, तो थोड़ा चीजें और आसान हो जाती। ठीक है,
10 गुणा Q1 रह जाता है, ये सब पावर हट जाएंगी, 10 गुणा Q1। तो कुल मिला के ऐसी इक्वेशन बन जाती है आपकी। तो यहां पर सिर्फ 10 गुणा Q1 आता और यहां पर सिर्फ कितना आता, 24 आता। और अब फिर इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये पावर्स आप हटा सकते हो, ये पावर्स सारी जगह से हट जाएगी। तो यहां से भी हट गई, यहां से भी हट गई, यहां से भी हट गई, इधर से भी हट गई, इधर से भी हट गई, यहां से भी हट गई पावर्स। ठीक है, यहां पर भी हट गया और यहां पर भी हट गया पावर। तो अपने आप ही Q1 का मान 4 आ जाता, मतलब 4 माइक्रो कुलाम, और Q2 का मान कितना आ जाता, 6 माइक्रो कुलाम, ऐसे आ जाता आपका मान। तो ये थोड़ा गणना को आसान बनाने का तरीका है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है तो मुझे बताना है कि आपको कई बार जब चीजें परेशान कर रही हो ना, तो उनको शुरू में ही निपटाने की कोशिश करा कर। थोड़ा अगर आपको इस सवाल को दोबारा भी देखने की जरूरत पड़े ना, तो एक बार देखना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। +2 माइक्रोकुलाम और +8 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। तो केस नंबर वन जो बन रहा है, उसमें पहला आवेश है +2 और दूसरा आवेश है +8। कितनी दूरी पर है हमें नहीं पता, तो हम r दूरी मान लेते हैं। तो जो बल है वो हो जाएगा K गुणा +2 गुणा +8 बटा दूरी का स्क्वायर। अब यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दे दिया जाए, तो इसको -4 दे देंगे, तो हमारा केस नंबर 2 क्या बन जाएगा, जैसे इसको -4 देंगे तो +2 और -4 मतलब -2 रह जाएगा, और जैसे इसको -4 देंगे तो ये कितना रह जाएगा, 8 में से -4 तो सिर्फ +4 रह गया। हाँ, दूरी अभी भी कितनी है, दूरी अभी भी r है। ये तो कह रखा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा, तो निकाल लेंगे। अब बल हो जाएगा आपका F डैश बराबर K गुणा -2। अब मैं माइनस चिन्ह क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं परिमाण निकाल रहा हूं। अगर लिखना चाहूं तो मैं खुद लिख सकता हूं कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आकर्षण होगा। अभी मैं सिर्फ बल का परिमाण निकाल के दे रहा हूं। तो K गुणा 2 गुणा 4 बटे दूरी का स्क्वायर मतलब r²। तो देखो यहां पर था 16 K बटे r², और यहां पर आ रहा है 8 K बटे r², मतलब पहले जो बल लग रहा था उसकी तुलना में आधा हो गया बल, F डिवाइडेड बाय 2। और पहले बल कितना था, पहले बल था हमारा 16 न्यूटन, पहले बल था 16 न्यूटन। तो अब हो जाएगा 16 बटे 2 मतलब 8 न्यूटन हो जाएगा। तो 8 न्यूटन का आकर्षण बल यहां पर लगने लगेगा। पहला आंसर आप सभी लोगों का आ गया होगा। यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया जाए तो बल कितना होगा। अब देखो जैसे इसको -2 दोगे तो ये उदासीन हो जाएगा, और एक उदासीन बिंदु और एक आवेशित वस्तु के बीच में आदर्श अवस्था में कोई भी बल नहीं लगता, तो आपका बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो। 5 × 10⁻⁻19 कुलाम, 20 × 10⁻⁻19 कुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 है। तो हमने अभी अभी देखा था कि जो उदासीन बिंदु होता है उसकी दूरी अपन कैसे निकालते हैं, पहले आवेश से अगर निकालें तो उदासीन बिंदु की जो दूरी है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, x जो है वो कैसे निकालते हैं, जिस आवेश से दूरी निकालनी है उसका रूट ऊपर, दोनों के रूट्स का योग नीचे, ठीक है, गुणा दूरी कितनी हो जाएगी, r। ठीक है, एक सेकंड, मैंने कहीं गलती तो नहीं करी, पहले मैंने आपको बताया था एक जगह आया था ये, मैंने कहीं स्क्वायर तो नहीं लगा दिया, कहाँ चला गया सवाल। अरे यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, यहां पर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। बढ़िया, मेरे को याद आ गया दूसरा सवाल आने की वजह से, वरना वो फॉर्मूला गलत हो जाता। हाँ, अगर अभी ये लाइव होता तो बच्चे बता देते, कई बच्चे तो कमेंट्स में लिख भी चुके होंगे, सर देखो आपने वहां पे फॉर्मूला सही करवा दिया आपने, है ना। सिर्फ ऊपर रूट आता है, नीचे दोनों के रूट का योग गुणा r।
तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले का रूट कितना है? 5 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो रूट के अंदर 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 बटे दूसरा कितना है? तो नीचे 5 गुणा 10 की घात माइनस 19 प्लस 20 गुणा 10 की घात माइनस 19, और दोनों को मिलाने वाली दूरी कितनी है? 2 मीटर की दूरी है कुल मिला के, तो 2 मीटर की दूरी होगी। अब ये 10 की घात माइनस 19 रूट में है, हर जगह पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा रूट का 5, नीचे बचेगा रूट 5, और यहां पर बचेगा रूट 20। रूट 20 को अपन लिख सकते हैं रूट 4 गुणा 5। तो 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, और अंदर रह जाएगा रूट 5 गुणा 2। तो ऊपर है आपका रूट 5, नीचे दोनों जुड़ के 3 रूट 5 हो जाएंगे, और गुणा 2 पहले से चल रहा है, रूट 5 से रूट 5 चला गया, तो 2/3 मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो दोनों आवेशों के बीच में होगा, और पहले आवेश से जो दूरी है Q1 से, जो दूरी है जिसको आपने Q1 माना है, वो 2/3 मीटर हो जाएगी। दो बिंदु आवेश है, 4 × 10 की घात माइनस 9 माइनस 16 × 10 की घात माइनस 19, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? अब ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। अगर पहला आवेश आपका एक आवेश धनात्मक हो और एक आवेश आपका ऋणात्मक हो, तो उदासीन बिंदु दोनों के बीच में नहीं हो सकता। तो उदासीन बिंदु दोनों के बीच में नहीं हो सकता, पहली बात ध्यान रखोगे। हमेशा किस तरफ होगा? जो छोटा वाला आवेश होगा, जो छोटा वाला आवेश होगा। तो ये तो है आपका 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम, और ये है माइनस 16 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम। तो जो छोटे परिमाण वाला आवेश है, मतलब ये वाला जो आवेश है, इस तरफ मिलेगा आपको उदासीन बिंदु, यहां पर मिलेगा आपका उदासीन बिंदु। आपकी बार जब दोनों समान आवेश होते हैं तब तो बीच में मिलता है, और जब दोनों समान नहीं होते तब कहां पर मिलता है? बाहर की तरफ मिलता है। तब कितनी दूरी पर होगा ये दूरी x जो है ये कितनी हो जाएगी? अब यहां पर एक खुशकिस्मती है तुम्हारी कि फॉर्मूला नया नहीं है, फॉर्मूला अभी भी वैसा का वैसा यूज किया जा सकता है। रूट ऑफ, कहां से दूरी निकाल रहे हैं अपन? Q1 से। तो रूट ऑफ Q1 बटे बड़े वाले आवेश का रूट पहले लिखना है, माइनस छोटे वाले आवेश का रूट बाद में लिखना है, गुणा दूरी r। खत्म। तो बस यहां पर माइनस चिन्ह आ गया, बाकी फॉर्मूला लगभग वैसा का वैसा ही है। तो पहले छोटे वाले आवेश को लिखेंगे अपन, तो 4 गुणा 10 की घात माइनस 9, ये रूट के अंदर रह गया। नीचे आ जाएगा 16, ठीक है, रूट में आपको चिन्ह नहीं लगाना होता। 16 गुणा 10 की घात माइनस 9, इसका रूट लेना है, और माइनस 4 गुणा 10 की घात माइनस 9, इसका रूट लेना है, गुणा r। इसीलिए मैं बोलता हूं हर सेशन आपको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ सवालों के माध्यम से ही सिखाई जा सकती है। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा? ये 10 की घात माइनस 9 का रूट, 10 की घात माइनस 9 का रूट, 10 की घात माइनस 9 का रूट कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का रूट कितना होता है? 2। 16 का रूट कितना होता है? 4। 4 का रूट कितना होता है? 2, गुणा दूरी कितनी हो जाएगी आपकी r। r कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। अब ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 रह गया, गुणा 1 मीटर। तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनली 1 मीटर। मतलब जो 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 वाला आवेश है, उससे 1 मीटर की दूरी पर होगा। प्रथम आवेश से बाहर की ओर 1 मीटर की दूरी पर, ये हमारा आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसके जरिए एक नई चीज आपको सीखने को मिली है। नोट कर लिया करो ऐसी चीजों को, ठीक है ना। किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया जाता है विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल सदिश होता है इनके अदिश गुणनफल के द्वारा। और अदिश गुणनफल कैसे करते हैं? आई कैप के गुणांक को आई कैप के गुणांक से, जे कैप के गुणांक को जे कैप के गुणांक से, और के कैप के गुणांक को के कैप के गुणांक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर आई कैप का गुणांक कितना है? 2, इधर है ही नहीं, इसका मतलब 0।
इधर जे कैप का गुणांक कितना है 3, इधर कितना है 8, इधर के कैप का गुणांक कितना है -4 और इधर है ही नहीं तो इसको लिख दिया हमने 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 8 को 3 से गुणा करा तो 24 न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। शायद एक और नई चीज, वैसे तो 11वीं का पाप है अगर आपको ये नहीं आता तो, बट एक नई चीज आपको सीखने को मिली होगी, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है 5 गुणा 10⁻³ आई कैप, आई कैप का मतलब है जो एक्स अक्ष की दिशा में है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार समतल पृष्ठ वाईजेड तल के समांतर स्थित है। तो ऐसे ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। तो जो आपकी वर्गाकार समतल है वो कैसे रखी हुई है, वो इसके समांतर रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ये रखी हुई है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा, 10 सेंटीमीटर भुजा का मतलब है ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर है। ऐसी एक वर्गाकार समतल जो है वो आपको वाईजेड समतल में दी हुई है। पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बहुत आसान है। देखो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इस दिशा के अंदर हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश इस दिशा के अंदर हो जाएगा, और जो विद्युत क्षेत्र है वो भी आपको इस दिशा में दे रखा है, विद्युत क्षेत्र जो है वो भी आपको इसी दिशा में दे रखा है। तो जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में हो जाते हैं तो फ्लक्स का जो मान होता है वो दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाता है, क्योंकि जो cos 0 का मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान उठाएंगे, कितना है 5 गुणा 10⁻3, अब आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻2 भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा, तो 10 सेंटीमीटर का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ये आ गया आपका 5 गुणा 10⁻3 और ये 10 गुणा 10⁻2, तो 10 का स्क्वायर तो हो गया 100 और 10⁻2 का स्क्वायर हो गया 10⁻4। 3 और -4 में लड़ाई हुई, -1 बचा, उसको नीचे भेजेंगे वो भी 100 को काट देगा, तो सिर्फ कितना बचेगा आपका यहाँ पर 50 न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखो यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बनाए, 30 डिग्री का कोण बनाए, पृष्ठ का तल जो है वो एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बनाने लग जाए 30, तल बना रहा है 30 डिग्री का कोण, ध्यान रखना बेटा, तल बना रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा केस हो रहा है आपका। ऐसे बना लो, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा है आपकी बार कि अब की बार जो समतल है वो एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री, मतलब ये वाला जो कोण है समतल का, ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री है। तो इसके लंबवत जो होगा क्षेत्रफल सदिश जो होगा, क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बनाएगा, वो बनाएगा 60 डिग्री। ऐसा सवाल मैंने क्लास में भी करवाया था। समतल जो है वो एक्स अक्ष से 30 डिग्री पर है, तो समतल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो एक्स अक्ष से कितना हो जाएगा 60 डिग्री पर हो जाएगा। तो अब की बार, तो ये तो आपका केस नंबर 1 था और ये आपका केस नंबर 2 है। अब की बार जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा E जो कि एक्स अक्ष की दिशा में है, A जो कि हम निकाल लेंगे, और एक्स अक्ष की दिशा और A के बीच में कोण कितना है 60, तो हम यहां पे लिखेंगे cos 60 डिग्री। E का मान है 5 गुणा 10⁻3, A का मान है 10 गुणा 10⁻2 का स्क्वायर, तो ये हमने निकाला था 50 था, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका मान हमने निकाला था 50, तो 50 गुणा 1/2, 2 से 50 कट गया, कितना आंसर आ गया 25 न्यूटन प्रति कूलाम इनटू मीटर स्क्वायर। इतना आपका फ्लक्स गुजरा। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। खासकर दूसरा सवाल जो है वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत
सतर्कता पूर्वक करने की हिदायत दी जाती है, राइट। प्लस 5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 5 इंटू 10⁻⁷ के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन आवेशों से बने द्विध्रुव, बन रहा है द्विध्रुव, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दूरी भी बहुत कम है 1 सेंटीमीटर। अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2 गुणा K गुणा P बटा दूरी का क्यूब, दूरी का क्यूब, और दूरी हमेशा केंद्र से नापनी होती है। अब यहां पर P का मान कितना हो जाएगा, तो यहां पर P का मान हो जाएगा आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी। इसको ऐसे ही याद रखो, गलती नहीं करोगे, वरना बच्चे क्या करते हैं, वो 2AQ वाला फॉर्मूला याद रखते हैं और गलती कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें आवेश कितने दे रखे हैं, कोई सा भी आवेश उठा लो, 5 गुणा 10⁻⁷ कूलाम, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। बस अब तो सारा खेल आपके साथ में है। तो जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र पूछा गया है, हम तैयार हैं उसको निकालने के लिए। 2 गुणा K का मान कितना होता है, 9 गुणा 10⁻9 होता है। P का मान कितना है, 5 गुणा 10⁻⁻9 है, बटे दूरी का क्यूब, तो 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻2, इसका हमें करना है क्यूब, तो 10⁻9 से 10⁻⁻9 कट गया, ऊपर तो बच गया 2 गुणा 9 गुणा 5, और नीचे देखो 50 को 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा और यहाँ पर 10⁻1 रह जाएगा। तो 5 का क्यूब तो कितना होता है, 125 होता है, और 10⁻1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। ये 5 से कट गया कितनी बार 25 बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2 18 बटे 25 गुणा 10⁻3, और 18 बटे 25 को आप लिखोगे 6-7 बार चला गया, ठीक है। तो 0.7, 75 50 बचा, तो 0.72 इंटू 10⁻3, और 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 इतना न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप और अच्छे से कर लेना, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। +1 और -1 कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, द्विध्रुव बन रहा है, सबको दिख गया। यह विद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगता है बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर क्षेत्र के द्वारा लगने वाला अधिकतम बल युग्म ज्ञात करिए। तो बल युग्म या फिर कह लो बल आघूर्ण, दोनों समान ही चीज होती है। बल युग्म या कह लो बल आघूर्ण, दोनों समान ही चीज होती है। P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो P का मान कितना हो गया, P का मान हो गया आवेश है 1 गुणा 10⁻⁻6 गुणा आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा 10⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दी। तो ये तो हो गया P का मान। E विद्युत क्षेत्र कितना है, 1 गुणा 10⁵5 है, और हमें लेना है अधिकतम बल युग्म। तो बल युग्म अधिकतम कब होता है, जब आपका साइन थीटा अधिकतम हो, और साइन थीटा अधिकतम कब होगा, जब थीटा आपका हो जाए 90 डिग्री। साइन थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है आपका 1, ये होता है आपका अधिकतम बल युग्म का, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह 1 रखेंगे तो 1 रख दो, और इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आपका बाकी सबको गुणा किया 2 पावर्स -6 -2 माइनस का 8 5, तो 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। 2 गुणा 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा
आंसर आ गया। प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच दूरी d है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो एक प्लेट जो है उसके ऊपर प्लस सिग्मा 1 आवेश है, तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्लेट से दूर जाता हुआ होगा, कितना, सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एक प्लेट ये है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा 2 आवेश है, तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्लेट की तरफ आता हुआ होगा, परिमाण हो जाएगा उसका सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। परिमाण लिख रहे हैं, दिशा हमने बता दी, तो कुल विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा हमारा आंसर, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, परिभाषा आप लिख ही दोगे। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले नेट विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। तो मैंने एक डेरिवेशन करवाई थी आपको, जिसको मैंने नाम दिया था गाउस के नियम की उत्पत्ति, वो आपको यहां पर करनी है। इसको कई बार सवालों में ऐसे भी पूछा जाता है कि कूलाम के नियम के द्वारा गाउस के नियम की उत्पत्ति, ये भी कहा जाता है, इसको ये भी कहा जाता है। वो वाली डेरिवेशन आपको करके आनी है, हल्का हल्का याद दिला देता हूं। हम एक ऐसा बंद पृष्ठ ले लेंगे, ठीक है, इसके अंदर Q आवेश जो है वो भरा हुआ है, कोई भी एक बिंदु ले लेंगे अपन, जैसे ये वाला बिंदु ले लिया हमने, तो यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश है वो तो इस दिशा के अंदर हो गया ds, और यहां से r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा के अंदर हो गया, तो ये हो गया आपका E, दोनों के बीच में कोण हो गया थीटा। ठीक है, तो इस छोटे से अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स मतलब फाई ds से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र तो हो गया K गुणा Q बटे R स्क्वायर, ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया, गुणा क्षेत्रफल हो गया आपका ds गुणा cos थीटा, तो ये हो जाता है आपका K गुणा Q और ds cos थीटा बटे R स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट बताया था, इसको याद रख लो, ये क्या हो जाता है आपका घन कोण हो जाता है, इसको अपन लिखते हैं d ओमेगा, लिखने का तरीका है d ओमेगा। ठीक है, तो फाई ds जो होगा इस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा K इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। पहले तो ये सिद्ध कर दो, फिर आपका कुल फ्लक्स जो होगा, ठीक है, यानी कि फाई, वो ऐसे ही छोटे छोटे अवयवों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग होगा, और फिजिक्स में योग का मतलब होता है समाकलन, तो हमें समाकलन करना है ये छोटे छोटे अवयव से गुजरने वाले फ्लक्सों का। तो इसका मान कितना है, तो ये हो जाएगा समाकलन K गुणा Q गुणा डी ओमेगा, और अब फाई का मान देखो, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया डी ओमेगा। तो बंद पृष्ठ से अंदर स्थित बिंदु पर कुल घन कोण कितना बनता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 4 पाई स्टे रेडियन, स्टे रेडियन इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो 4 पाई ध्यान रख लेना आप, तो बस रखो, तो फाई का मान हो जाएगा आपका K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q यहां पर रखा हुआ है, और इस समाकलन का मान बंद पृष्ठ के लिए अगर अंदर स्थित किसी बिंदु की बात कर रहे हैं तो कितना रखा जा सकता है, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो आंसर आ गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे स्टेप्स ध्यान रखो इस डेरिवेशन के, जैसे पूछे जाए तुरंत आप लिख के आ सकते हो,
और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्पेशली मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगा कि इसको आपको दोबारा रिवाइज करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन और पहला चैप्टर पूरा हुआ। आप मुझे बताओ कि आपको पहले चैप्टर का समापन समारोह कैसा लगा। हमने लेक्चर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, हमने हर एक डेरिवेशन को बहुत अच्छे से देखा, बारीकी तक गए। शायद तभी आज का हमारा जो ये न्यूमेरिकल वाला सेशन था ये बहुत सारे बच्चों के लिए उत्साह से भरा होगा, वरना बच्चे हिंदी मीडियम वाले न्यूमेरिकल से डरते हैं। आज आपको लगा होगा कि यार वाकई इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़ते गए तो हम बोर्ड के अंदर तो बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। अक्सर बोर्ड की तैयारी करवाते समय न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए जाते। दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिलवाया जा रहा है, क्योंकि मकसद हमारा सिर्फ बोर्ड नहीं है, आपको बोर्ड से आगे ले जाने का है। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और सभी बच्चों को आप इन्फॉर्म करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।